Okay, so welcome back to the class again. All well and good? सब सुतल उठल जैसा लग रही हमको, और तुम सीधा घर चल गए थे रे। Fine. Anything to ask from the previous classes? और कुछ नहीं ना? चलिए एक छोटा सा क्विक रिकैप हम लोग देख लें कि हमने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिनरल खोजेंगे, मिनरल खोजने के बाद हम सिलेक्शन ऑफ ओर करेंगे, और जब हमने कर लिए उसके बाद उसकी माइनिंग करेंगे, माइनिंग करके बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद उसको पल्वराइज करेंगे, पल्वराइज करने के बाद विल गो फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, मतलब ऊपर से जो गंदगी है उसको हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने के ढेर सारे तरीके थे, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, हैंड पिकिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, राइट। इन सब से हम क्या करेंगे कि हम एक प्योर ओर बाहर करेंगे। ठीक है, अब ओर मुझे मिल गया। अब ओर मिलने के बाद हमें एक्सट्रैक्शन करना है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स ये डिपेंड करता है कि हमारा जो मेटल जो हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो कौन से ऑर्डर में है रिएक्टिविटी सीरीज़ के। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में कौन से ऑर्डर में है, लो है, मिडिल है कि हाई है। ठीक है, तो लो वाला हमने देखा कि वो तो ज़्यादातर सिंस कि वो रिएक्टिव नहीं होते हैं तो ज़्यादातर वो आपको नेटिव स्टेट में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ हैं जिनको आपको रिएक्टिव होते हैं थोड़े से, तो उनके लिए आप ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। बोलते ऑक्सीजन जो है वो उसे रिएक्ट करवाइए, हीट कर दीजिए, तो वो अलग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर हमने देखा मिडिल ऑर्डर वाला। तो मिडिल ऑर्डर वाला जो है वो 2 स्टेप्स में जाता है। ठीक है, मिडिल ऑर्डर वाले जो है वो ज़्यादातर अगर वो आपको ऑक्साइड के फॉर्म में है तो फिर आप उसको हीट कर दीजिए, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरली वो जो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स में पाए जाते हैं उनका क्या, तो अगर कार्बोनेट में होता है तो सबसे पहले आप उसको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चाहे सल्फाइड भी हो तब भी आप उसको पहले ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, बिकॉज ऑक्साइड के फॉर्म में जब आपका ओर होता है तो उससे मेटल को बाहर निकालना ईजी होता है। ठीक है, इट इज़ ईजियर। तो ऑक्साइड के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, अगर कार्बोनेट है तो हम उसमें कैल्सिनेशन का प्रोसेस करेंगे, और अगर सल्फाइड ओर है तो फिर हम उसमें रोस्टिंग का प्रोसेस करेंगे। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के प्रोसेस की मदद से हम उसमें ऑक्साइड के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था कन्वर्जन, ये क्लियर था। कन्वर्जन के बाद हमारा सेकंड स्टेप है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन, है ना। हम लोग यहाँ पर है मेरे ख्याल से रिडक्शन। रिडक्शन क्यों? रिडक्शन इसलिए बिकॉज कि हमारे पास अभी जो ओर है वो ऑक्साइड के फॉर्म में है, मतलब कि ओर जो है हमारा वो ओर ऑक्साइड के फॉर्म में है। ठीक ना, मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम अगर उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लें, अगर हम उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, राइट। रिडक्शन बोलते हैं, दैट इज वाई रिडक्शन कहा जा रहा है। तो रिडक्शन जो होता है इट इज़ एक्चुअली बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। हमने कहा आपको रिडक्शन बेसिकली इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला रिडक्शन बाय कार्बन, कार्बन की मदद से रिडक्शन करिए, और दूसरा बाय हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। सही बात है। बाय कार्बन वाले को हम कह रहे थे स्मेल्टिंग, राइट, और इसको हम कह रहे थे थर्मिट रिएक्शन। ठीक है कि नहीं? ओके, सो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे स्मेल्टिंग की, कि स्मेल्टिंग होता क्या है। ठीक है, स्मेल्टिंग इज सिंपली रिडक्शन ऑफ एन ऑक्साइड बाय द हेल्प ऑफ, या ऑक्साइड ओर बाय द हेल्प ऑफ कार्बन। कार्बन की मदद से केवल आप इसको बाहर कर दीजिए तो आपका इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्मेल्टिंग। सिंपल, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे एग्जांपल्स में अगर हम बात करें, सपोज दैट हमारे पास क्या आता था, ZnO प्लस कार्बन विल गिव मी Zn प्लस CO2। सिंपल, बाहर कर दिया। मेरा काम केवल जिंक का था, वो बाहर आ गया। ठीक है, इसको आपको हीट करना है। ठीक ना। और क्या था हमारा, PbO प्लस C विल गिव मी Pb प्लस CO2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और क्या है, मान लीजिए मैग्नीशियम MnO प्लस कार्बन विल गिव मी
मैंगनीजियम नहीं रे, Mn मैंगनीज, हाँ मैंगनीज प्लस CO2, Mn is and Mg, it is magnesium, Mg is magnesium and this is manganese, ठीक है, ओके. फर्दर मोर कैन बी लाइक Fe2O3, ये भी हमारा ऑक्साइड के फॉर्म में. Fe2O3 इसमें अलग ये है कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड देना पड़ता है, ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Fe प्लस CO2, समझ गए. तो ये हमारा आयरन बाहर निकल गया. क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना. यू जस्ट नीड टू नो द प्रोसेस कि स्मेल्टिंग क्या होता है और उसके एक एग्जांपल, दो एग्जांपल ज़्यादा ज़्यादा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं. क्लियर, कोई दिक्कत. बहुत ज़्यादा समझा के करने लायक ये चैप्टर है ही नहीं. शुरुआत में ही हमने कहा कि ये दोनों चैप्टर जो वो थोड़े से लिटिल बिट बोरिंग आपको लग सकता है, बिकॉज कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो याद करने वाली होती हैं. काफ़ी सारी चीज़ आपको लगेगा था ठीक समझ में आ रहा था, आप जो है वो ख़राब कर दिया ये लोग, ये चैप्टर घुसेड़ के. व्हाट कैन आई डू. फाइन, ओके. इसको हम लोग ओके. इज इट क्लियर, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना. ओके. काफ़ी बार जब हम रोस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, कैल्सिनेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, अभी भी कुछ नॉन फ्यूजिबल आपके जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं, वो अभी भी मिले हुए होते हैं, ठीक है, अभी भी थोड़े बहुत मिले हुए होते हैं. एक्सट्रीम लेवल पे प्योरीफिकेशन उसका नहीं हो पाता है, ठीक है. अभी भी कुछ ना कुछ मिले हुए होते हैं जो आपकी नज़र से बच जाते हैं, ठीक है. टू गेट इट एक्स्ट्रा श्योर, ठीक है, जब आप रोस्टिंग वगैरह कर लेते हो, ठीक है, रोस्टिंग वगैरह आप जब कर लेते हो, उसके बाद भी सर्टेन नॉन फ्यूजिबल सब्सटेंसेस और नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज are still present in the ore या in the extracted ore या यूँ कहिए कि in the purified ore जो हमको मिलता हुआ है, उसको साफ करते हैं, है ना, concentrated ore. तो नॉन फ्यूजिबल बोले तो ये मिलता भी नहीं है, मिलता नहीं है, ये बाद में जा करके बड़ा हो जाएगा. ये बड़ा हो जाएगा मैंने ये नहीं कि 2 सेंटीमीटर का था 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, मतलब कि ये बाद में जाके आपको दर्शाने लगेगा कहीं ना कहीं. तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इसको यहीं पे साफ़ कर लें. जैसे मान के चलिए कि आप चावल के दाने जो उसमें से कंकड़ निकालते हैं, सपोज दैट कि अगर आपने ढंग से नहीं किया, आपको जितना दिखा आपने किया, उसके बाद आपने जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें आपने किया नहीं, जितना हो सका आपसे आपने कर लिया. बट हाँ, क्या सारे उपाय आपने कर लिए, तो ये नहीं था, ठीक है. आपसे जितना बन पाया तुम्हारे टाइम के अनुसार तुमने उसको कर लिया, ऊपर से देखे कि हाँ ठीक है नहीं है कंकड़, तो जो दिखने लायक था काला काला वो आपने निकाल लिया. कुछ ऐसे भी तो होंगे जो उसी के रंग का होगा, जो आपके नज़रों से बच जाएगा, तो वो आपको सूप में नहीं नज़र आएगा, या फिर वो आपको प्लेट में नज़र नहीं आएगा, लेकिन थाली जब परोसिएगा खाना उस समय तो नज़र आएगा जी. अगला के मुंह में कट से करेगा, उसमें बोलेगा कंकड़ कंकड़ खिला रही, बुझे कि नहीं. दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो ऊपर ऊपर के दिखने वाली चीज़ें थी, ठीक है, वो आपने कंसंट्रेशन से बाहर कर लिया, ठीक है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन फ्यूजिबल हैं, वो मिलेगा नहीं लेकिन इम्प्योरिटी है, समझ गए. तो उसको हम कैसे साफ़ करते हैं, ठीक है. तो करता यहाँ पर यह है कि इस चीज़ को साफ़ करने के लिए जब एक्सट्रैक्शन करना होता है ना, जिस समय एक्सट्रैक्शन करना होता है उसी समय एक सर्टेन सब्सटेंस उस जब रिएक्शन कर रहा होता है उस पर्टिकुलर कंटेनर में जहाँ से हम अपना मेटल को बाहर निकालें, जैसे मान लो स्मेल्टिंग कर रहे हैं, तो एक सिस्टम में ना करेंगे, ठीक है. तो उस सिस्टम में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस डाला जाता है विच इज़ नोन एज फ्लक्स. इसको हम फ्लक्स बोलते हैं, जो हम एडिशनली उसमें ऐड करते हैं. कहाँ, सिस्टम में, समझ गए, उसमें हम फ्लक्स ऐड करते हैं. ये फ्लक्स क्या करता है कि आपका नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ को अपने साथ मिला लेता है, अपने साथ मिला लेगा. और मिलाने के बाद ये जो होता है वो इतना बहुत हल्का होता है. हल्का होने के कारण क्या होता है कि मेटल के ऊपर में ये डिपॉजिट हो जाता है एंड इट टेक्स द फॉर्मेशन ऑफ अ स्लैग. कंफ्यूज मत हो. आई हैव गॉट अ नॉन फ्यूजिबल
इम्प्योरिटी या नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़, ठीक है, इम्प्योरिटीज़। इन्हीं नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ को हम कह रहे हैं, सॉरी, लेट मी कॉल इट एज इम्प्योरिटीज़, सिंपली हम इम्प्योरिटीज़ बोल देते हैं, या फिर लेट मी कॉल इट एज गैंग, राइट, गैंग बोल देते हैं, है कि नहीं? क्या ही रे, गंगू ने ना, ओके, गैंग। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस गैंग को हटाने के लिए हमने एक एडिशनल सब्सटेंस हमने उसमें ऐड किया। कहाँ? सिस्टम में, जहाँ पर हम स्मेल्टिंग कर रहे होंगे या फिर जहाँ पे हम थर्मिट रिएक्शन कर रहे होंगे, डजंट मैटर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। तो ये जब होता है तो गैंग में हम एक सर्टेन पार्टिकल डालेंगे, इसको हम कहेंगे फ्लक्स, ठीक है। तो गैंग और फ्लक्स मिलके एक नया चीज बन जाता है, इसको बोलते हैं स्लैग, ठीक है। अब ये जो स्लैग है बहुत हल्का होता है, इट इज लाइटर देन द मेटल। आपका मेटल से ही हल्का होता है, जिसके कारण क्या होगा कि अगर ये मेटल है तो स्लैग इसके ऊपर में आ जाएगा, फिर आप उसको मैनुअली बाहर कर लीजिए, जो बचा कुचा था वो भी क्लियर हो गया, समझ गए। अब अगेन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैंग, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैंग दिस फ्लक्स इज ऑफ टू टाइप्स, पहला एसिडिक और दूसरा बेसिक, ठीक, एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स, ठीक है। एसिडिक फ्लक्स हम तब यूज करेंगे जब ये बेसिक रहे, और बेसिक फ्लक्स तब यूज करेंगे जब ये एसिडिक रहे, सो दैट कि न्यूट्रलाइज भी हो जाए, बहुत ज़्यादा इसका जो इफेक्ट भी ना पड़े आपका मेन मेटल में, और आपका काम भी हो जाए। बुझ गए कि नहीं? केवल ये जनरल इंफॉर्मेशन है कि गैंग प्लस फ्लक्स विल गिव यू अ स्लैग विच इज लाइटर, ये ऊपर में तैरने लगेगा, फ्लोट करेगा, आप उसको बाहर निकाल लीजिए, केवल आपका प्योर मेटल रह जाएगा, या फिर प्योर और जो आपने बाहर निकाला वो हो गया, समझ गए। क्योंकि आप ओर में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो ओर में और भी अर्थली पार्टिकल्स होंगे जो उसमें मिले हुए होंगे, ठीक है, जो दिख नहीं रहा, बस किसी तरीके से निकल नहीं रहा, तो आप ऐसा करिएगा तो रिएक्शन के दौरान उसमें मिक्स हो जाएगा, फिर वो आप हल्का होने के कारण ऊपर हो जाएगा, उसको बाहर निकाल लीजिए। क्लियर? कोई दिक्कत? एनी इश्यूज? ओके ग्रेट, छाप लेंगे हम लोग फिर से। ओके क्लियर है इतनी बातें? कोई दिक्कत नहीं ना? फाइन, ओके ग्रेट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज reduction by a highly reactive element, reduction by a highly reactive element। आपको बता दें कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा लिया जाता है, तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लिया जाता है, ठीक है। तो किया यह जाता है कि आपने जो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करके रखे थे स्टेप 1 में, आप उसको निकालिएगा और उसको एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करिएगा। एल्यूमिनियम पाउडर के साथ जब आप उसको मिक्स करते हो रिएक्शन के लिए, तो दैट मिक्सचर इज नोन एज थर्मिट, ठीक है। और उस थर्मिट की वजह से जो रिएक्शन हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन, उसकी वजह से वो रिड्यूस हो जा रहा है, समझे। ऑक्सीजन उसमें से हट जा रहा है, किस में से? आपके ओर में से, बुझे कि नहीं? दैट्स व्हाई ऑल टुगेदर इट इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। इट इज बेसिकली अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली अगर बात करें तो थर्मिट रिएक्शन और कुछ नहीं है बल्कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है कि नहीं। इसमें किया यह जाता है कि ऑक्साइड ओर इज टेकन एंड मिक्स्ड विथ एल्यूमिनियम पाउडर, मिक्स्ड विथ एल्यूमिनियम पाउडर टू फॉर्म अ थर्मिट, और थर्माइट भी कहते हैं इसको, to form a thermit or thermite. Due to this, the oxygen present in the oxide ore, ठीक है, the oxygen present in the oxide ore gets removed, ठीक है, gets removed, gets removed बोले तो gets reduced, reduced हो गया। अगर आपका ऑक्साइड ओर में से ऑक्सीजन अगर हटा दें, देखो ना, ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्साइड ओर है, अगर ऑक्साइड ओर में से ऑक्सीजन हट जाए तो केवल आपका मेटल बचा, है कि नहीं? सिंपल, क्लियर ना? ओके, दिस इज नोन एज
थर्मिट रिएक्शन, सिंपल, दिस इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। क्लियर? एग्जाम्पल अगर इसका हम बात करें तो लेट अस से एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू कि इट इज बेसिकली अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज बेसिकली अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है, ठीक है। जैसे लेट मी टेल यू लाइक MnO2, ठीक है, MnO2 मैंगनीज, बस चार्ज देख लीजिएगा, प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। जब इसको हीट किया जाएगा तो इट विल बिकम Mn प्लस Al2O3, देखो डिस्प्लेस कर दिया, समझे कि नहीं? Cr2O3, ठीक, प्लस एल्यूमिनियम, आप इसको हीट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, Cr प्लस Al2O3, फिर से डिस्प्लेस कर दिया, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? फाइन, ओके। आप और ये ले सकते हो Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, हीट कर दीजिए तो Fe प्लस Al2O3, ये बन जाएगा, समझे कि नहीं? ये रिएक्शन देख रहे हो, ये वाला आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम विल गिव यू आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, समझ रहे हो? इसी प्रोसेस को हम पर्टिकुलरली कहते हैं थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग, थर्मिट रिएक्शन को थर्मिट वेल्डिंग कब बोलेंगे? जब हम आयरन ऑक्साइड लिए हुए हो और आयरन ऑक्साइड का थर्मिट रिएक्शन करें। अगर हम आयरन ऑक्साइड का थर्मिट रिएक्शन करते हैं, आयरन ऑक्साइड का थर्मिट रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो वी कॉल इट थर्मिट वेल्डिंग। क्योंकि आप देखे होंगे कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई लोहा का सामान है, लोहा का सामान उसमें छेद हो गया है या फिर कोई क्रैक वगैरह पड़ गया, तो हम उसमें वेल्डिंग करवाते हैं, वेल्डिंग करा जुड़ाते हैं। तो जुड़वाते कैसे? आप जैसे मान लीजिएगा अगर आप इसको टेप से साट दीजिएगा तो ये तो चिपक जाएगा, फेविक्विक से साट दीजिएगा चिपक जाएगा, राइट, चिपक जाएगा। लेकिन आप टेप से या फिर फेविक्विक से लोहा चिपकाने की कोशिश करिएगा तो ये चिपकेगा नहीं। लोहा चिपकेगा क्या? चिपकेगा लोहा? तुम्हारा परिवार में चिपकता है लोहा ऐसे? तो फेविक्विक से, फेविकॉल तो चाट के झूठ बोल रहे, बता कैसे करते हैं? कुछ आता है उसको, कुछ होता होगा उसको। कौन आता है? जादू? नहीं, वेल्डिंग करने के लिए कुछ आता होगा। अगर आप इसको चिपका भी देते हो किसी तरीके से ना, तो गैप्स जो है वो आप कंप्लीटली फिल नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा कि पानी वगैरह आप उसमें डालिएगा या फिर पानी वानी पड़ गया, रस्टिंग वगैरह, ये प्रॉब्लम होगा, है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक वेल्डिंग मशीन आती है, ठीक है, उस वेल्डिंग मशीन में क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हीट किया जाता है। देखो कितना भयानक गैस टाइप का उसमें फेंकता है वेल्डिंग करते समय, है। तो जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हीट करेगा तो क्या होगा कि आपका आयरन जो है वो मोल्टन स्टेट में गिरने लगता है, और यही मोल्टन स्टेट वाला आयरन जो है जहाँ पे छेद हुआ पड़ा है वहाँ पे जो टपका दो, चुआ दो वहाँ पे, सीलिंग खत्म। इसी को कहते हैं थर्मिट वेल्डिंग। वेल्डिंग का प्रोसेस यही है। फिर एक बार वो सूख जाएगा उसके बाद फिर जुड़ जाता है, समझे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एनी इश्यूज थर्मिट वेल्डिंग? नहीं ना? कोई दिक्कत है ना? ऑल तो वैसे आपको पूछेगा नहीं कि व्हाट थर्मिट वेल्डिंग क्या है, रिएक्शन वगैरह पूछ देगा। बाकी आप वैसे भी आपके सिलेबस में ये वाला तो इस बार डिलीट कर दिया है ना, फ्यूचर के क्लासेस के लिए शायद हो, है कि नहीं? सो दिस इज थर्मिट वेल्डिंग। क्लियर है? कर लेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं ना? एनी इश्यूज? चलिए ठीक है, तो फिर इसको भी हम लोग दोबारा चलिए तो आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? सो रिडक्शन ऑफ द मेटल्स बिलोंगिंग टू द मिडिल ऑर्डर सीरीज कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? मिडिल ऑर्डर सीरीज वाला यो एनी इश्यूज? चलिए ठीक, हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? रिडक्शन ऑफ द मेटल्स belonging to
हाई रिएक्टिव ऑर्डर, राइट। बोलो तो जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दोस्त जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा ह्यूज और हेक्टिक सिलेबस नहीं है वाला, ठीक है। इसमें सिंपली मुझे करना ये होता है, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है उसको जो चाहिए वो तुम उसको दे दो, बस बात खत्म, रिएक्टिविटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। और रिएक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, हो गई, उसके बाद तुम उसको अलग कर लो। जैसे मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है, वो बोल रहा है हमको दूध चाहिए और सब जगह धुना आ रहा है, एकदम गोड़े मुँह सब पटका रहा है, एकदम पूरा फ्लोर में पिसा रहा है इधर उधर पूरा एकदम, हाँ दो ने तो छटपटा रहा एकदम मर रहा दो। वैसे में आप उसको बैठा करके बोलिएगा ना, बाबू बैठो पापा दूध लाने गए हैं, फिर ला के देंगे, फिर गरम करेंगे फिर देंगे, बच्चा मान जाएगा? बच्चा मान जाएगा? मुँह काने थूट देगा, वैसे बता दे रहे ऐसे करके, ठीक है, और छटपटाने लगेगा वो। उस बच्चे को शांत करने का एकमात्र उपाय ये है कि आप उसको दूध थमा दीजिए। दूध का बोतल में पानी भर के दो, लेकिन दो उसको, जो बात है सो एकदम साफ क्लियर है कि नहीं। मतलब वो बच्चा जब पूरा धुना रहा था, व्हाट वाज लाइक कि ही वाज वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव था, जो चाहिए उसको उसको दे दो, रिएक्टिविटी ख़त्म। फिर आप उसको बोल सकते हो, बुढ़ो बना सकते हो, है ना, कि गैया पतला दूध दी है रे, पी यही वाला, पानी जैसा लग रहा होगा, क्या किया जाए, पी इसी को, समझे। बट बिना लिए तो मानेगा नहीं, छटपटा जाएगा, समझे। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा, या कोई ऐसा मेटल जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव क्यों है ये? रिएक्टिव क्यों है? सबसे पहला बात तो मुझे ये बताइए कि रिएक्टिव वो क्यों है? वाई? यस, सोचो, बताओ, वो रिएक्टिव क्यों है? यस, वो रिएक्टिव क्यों है? वाई आर दे हाईली रिएक्टिव? क्या है उस जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव हो रहा है? क्योंकि वो जल्दी स्टेबल हो जाता है। जल्दी स्टेबल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, कम रहता है, उसका चार्ज कम रहता है इससे। देखिए वो रिएक्टिव इसलिए ज़्यादा होते हैं बिकॉज कि दे हैव मोर टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स। अगर मेटल्स की बात करें तो दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज, समझ रहे हो, वो लूज करने की फिराक में रहता है। तो जिस वजह से वो लूज करना चाहता है आप उस वजह को ख़त्म कर दीजिए, तो वो लूज करना नहीं चाहेगा। जैसे वो बच्चा जिस तरीके से, जिस कारण से रो रहा था, आप उसको थमा दीजिए, नहीं रोएगा, ठीक। वैसे ही जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है आप उसको बंद कर दीजिए, वो अपने आप ही चुप हो जाएगा, रिएक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, फिर आप उसको निकाल सकते हैं, समझ गए। सो दिस प्रोसेस ये जो है वो कौन सा क्या करेंगे हम? सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। हाई ऑर्डर के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी यूज़ द मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस। आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, समझ गए। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में करते ये है सिंपली कि व्हाट यू डू इज़ कि आप एक कंटेनर लेते हो, ठीक है, वी टेक अ कंटेनर। अब इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड्स आप डालते हैं, राइट, 2 इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, होता है कि नहीं? कुछ ऐसा, ठीक। इस वाले इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे कैथोड, आए,
ये बड़का वाला जो रहता है ना बैटरी का, इसको पॉजिटिव कहते हैं, ये छोटका वाला को नेगेटिव कहते हैं। क्लास 8 फिजिक्स है। सो दिस वन इज कॉल्ड एज कैथोड एंड दिस वन इज कॉल्ड एज एनोड। आप इसको एनोड बोलते हैं, ठीक है। एनोड अगर पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज आपका सॉरी कैथोड जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज है और एनोड आपका नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब है कि ये कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की स्थिति में ये रहता है। समझ गए? आराम से है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? सपोज दैट कि आप हाई रिएक्टिव वाले मिले हुए हैं, सपोज कि आई हैव टेकन NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करिएगा, आप इसमें मान लीजिए कि सॉल्यूशन आपने डाला, इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होता है इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन डाल लीजिए, वाटर डाल लो, ठीक है, या सॉल्ट सॉल्यूशन डाल लो, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। तो इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला, तो इलेक्ट्रोलाइट से क्या होगा कि मान लो कि यहाँ पे NaCl था, तो NaCl जो है वो Na1+ में टूट जाएगा और Cl जो है वो Cl1- में टूटेगा। समझ गए कि नहीं? फाइन, ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे ध्यान दें, समझो ये क्या चाहता है Na+ कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करे, मतलब किसी को दे, होगा कि नहीं? बुझा रहा है? क्या करें हम कि नहीं? ओके, ग्रेट, फाइन। Na जो है Na+ में टूटेगा जब भी बिजली पास करेंगे तो, और Cl जो है Cl1- में टूटेगा, है ना, बिजली पास करने पे। आइए यहाँ पे, अब मुझे एक बात बताइए, सिंपल सा मुझे एक बात बताओ कि Na जो है वो Na+ होगा, ठीक है, तो ये किधर जाके अटैच करेगा? हाँ बोले तो ये भेड़ा इसके पास, तो इस हिसाब से Cl जो है वो तुम्हारे हिसाब से यहाँ जाएगा, है ना? चलिए ठीक है, ये तुम्हारा कहना है ना? ये हाँ, अच्छा और भी है? एक में बताया थे कि मतलब पॉजिटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ। ओह ऐसा कब बोले थे रे? लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, सुनी नहीं है क्या? सुनने हैं, बट इसमें बताया सही होता है जो पढ़ने उसका मतलब। हाँ ऐसा बोले थे हम कि जो पढ़ते हैं उसका उल्टा, मतलब इसमें होगा ऐसा, जो पढ़ते हैं उसका उल्टा हो। चलिए आइए देखिए, ये जब बिजली पास करेंगे तो ये तो भाई Na1+ और Cl1- में टूट गया। आइए यहाँ पे Na1+, ऐसा, ठीक ना? अगर आप मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दें तो मान जाए, बताएं कितना? 281, इसका 281, सही है? सही है? सही है ना? हाँ, और यदि आप इसको सही मानते हैं, बिलीव मी आपसे कुछ नहीं होने जा रहा, ठीक है? आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। यदि आप इसको सही मानते हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। राइट, सो दिस इज 2-8, क्योंकि एक ये लूज कर चुका, ठीक है। अच्छा Na इसका बताइए तो, 281, मुझे बताइए दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, Na1+ या Na? कौन रिएक्टिव है? विच वन इज मोर रिएक्टिव, Na1+ या Na? ये लेडीज Na1+ के साथ जाना चाह रही है, और आप बाकी औरत बताओ Na1+, तो रे Na, ओके, यस, ऑड वन आउट, यस, बताइए
रिएक्टिव मतलब जो है वो हाईली रिएक्टिव इसलिए क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं। तो वो अभी किया नहीं तो वो अभी हाईली रिएक्टिव होगा, जब कर देगा तो वो ओके। सो अनडाउटेडली Na is the most reactive element among both of them. This is wrong. है, ये गलत है। ऐसा मन किया मेरा बोलने का, लेकिन दिस वन इज मोर रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा तैयार है, बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा। तो यदि इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो फिर आपका सोडियम स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज स्टेबल। अरे बुड़बक हो क्या, अगर ये रिएक्टिव है तो ये स्टेबल है। अपने बोल रही, अपने कंफ्यूज आ रही फालतू। ये रिएक्टिव है तो फिर ये स्टेबल है ना। Na को रिएक्ट करवाने के लिए Na1+ में कन्वर्ट करना पड़ता है, विच मीन्स दैट कि Na1+ इज मोर रिएक्टिव, Na+ इज स्टेबल। वो स्टेबल है, या स्टेबल नहीं बुझा रहा है तो फिर दिस इज लेस रिएक्टिव देन दिस वन। खुश है, इससे मेरा काम बन जाएगा। इसको आप हैंडल कर सकते हो, इसको हैंडल नहीं किया जा सकता, समझ गए। तो यदि हम इसको इसमें कन्वर्ट कर दें, ठीक ना, कन्वर्ट कर देंगे तो फिर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब मुझे बताइए, यदि इसमें से इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, बोलते आई वांट Na1+ टू बिकम Na, व्हाट विल आई हैव टू डू? ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन देगा कौन? Na1+ को इलेक्ट्रॉन देगा कौन? Na1+ को इलेक्ट्रॉन देगा कौन? कौन देगा? कौन देगा? Na1+ को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? उसके साथ रहेगा, उसके साथ रहेगा। Na1+ को इलेक्ट्रॉन ये कैथोड देगा, क्योंकि इसका जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का प्रॉपर्टी है, ये फेंकना चाहेगा और इसको चाहिए तो ये ले लेगा। सो Na1+ will become Na at cathode. Na1+ will become Na at cathode. समझ में आ रहा है कि नहीं? What it has done? It has gain electron. Na1+ has gain one electron. Na1+ has gain one electron to become Na. That's why कैथोड में रिडक्शन हुआ है। कैथोड में रिडक्शन हुआ है। यू रिमेंबर रिग ऑयल, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है ना। सोडियम हैज बीन रिड्यूस्ड, सोडियम में रिडक्शन हुआ है, और ये रिडक्शन कौन से जगह पे हुआ? कैथोड में। सो द रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड। कैथोड में रिडक्शन होता है। दैट इज वाई हमने शायद ये जो बोल रही है भूमि कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ रहेगा, इसलिए शायद ये बोल रही। आई डोंट नो हमने ऐसा कब कहा, बट इट्स बेटर अगर ये इन्होंने याद है तो। सो ये इसके साथ इसलिए जाएगा बिकॉज कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये दे देगा। दैट्स वाई इट विल गेट रिड्यूस्ड ओवर देयर। अदरवाइज आपके अनुसार ये यहाँ आना चाहिए था और ये यहाँ जाना चाहिए था। समझ गए? सिमिलरली अब हम यहाँ पे इसके लिए भी बात कर लेंगे। चलिए ठीक है, इसको छाप ले, पहले छाप लिए, कोई दिक्कत नहीं ना? मिटा दे इसको, मिटाएं? हाँ हो गया है, ओके। मिटाएं इसको, ओके ग्रेट। अब आओ यहाँ पे, ये Cl1- का देखें तो Cl1- जो है वो Cl केवल हो जाएगा तो इसका काम हो जाएगा। 287 है, 287 है यहाँ, है 28, हाँ 288 है। अगर हम इसको 287 कर दें तो इसका काम हो जाएगा, समझे कि नहीं?
इसका मतलब है कि इसके पास जो एक्स्ट्रा है वो कोई छीन ले, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो छीना छीनी कौन कर रहा है? एनोड। सो दिस विल टेक प्लेस एट एनोड। और एनोड ने क्या किया? एनोड ने क्या किया? इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाया, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाया, और सिंस की इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है दैट्स व्हाई इट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। मतलब एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। चलिए फिर से यहाँ पे लिख लें कि कैथोड में कैसा रिएक्शन होगा। कैथोड में आपका Na1+ विल गेट कन्वर्टेड इनटू Na। ठीक है, Na+ या फिर यूँ कहिए कि Na1+ में कुछ ऐसा कर लें, Na1+ में एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये बन जाता है Na सिंपल। और एनोड में क्या होता है? एनोड में होता यह है कि Cl1- जो है वो Cl+1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दीजिए। ठीक है, हाँ, इसको हम ऐसा नहीं लिखते हैं कभी भी कि Cl1- माइनस एक इलेक्ट्रॉन विल गिव मी Cl, ऐसा नहीं, ठीक ना। इस तरीके से हम रिएक्शन कभी नहीं लिखते हैं, समझ गया ना। अब किसी से घटाइएगा नहीं, अब बाहर कर दीजिए उसको, वो अलग चीज़, समझ गए कि नहीं। याद रखेंगे कि कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। ठीक, एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्यों होता है ये अभी हम जस्ट एक्सप्लेन कर दिया आपको, समझ गए। इस हिसाब से सोडियम क्लोराइड था आपके पास, सोडियम आपको अलग मिल गया कैथोड में, और क्लोरीन आपको अलग मिल गया एनोड में, हो गया अलग हाईली रिएक्टिव ऑर्डर वाले मेटल्स। इसी प्रकार से कोई और होगा वो कर लीजिए, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कोई किसी का भी, जस्ट गो विद इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस कर डालो, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत? एनी इश्यूज? फाइन, चलिए इसको छाप ले। कोई दिक्कत है तो बोल ले, बाद में है ना खचर पचर नहीं मेरे पास, है ना। बोल लो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है रे? तुरे तुरे, चलिए ठीक, कोई इशू नहीं, छाप लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, अब हमारे पास, अब हमारा अपना थोड़ा सा प्रोग्रेस चेक करते हैं कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, हम लोगों ने मिनरल से शुरुआत किया और फिर फाइनली हमने अपने मेटल को बाहर निकाला है, माने एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स हैज़ बिन डन। अब ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स हुआ है, बोले तो ओर में से हमने जो मेटल बाहर निकाला है, ये प्योर स्टेट में अभी भी नहीं है, दिस इज इम्प्योर इन फॉर्म। इसको हम बोलते हैं क्रूड मेटल, बोले तो कच्चा। ठीक है, यूजेबल फॉर्म में अभी नहीं है, क्रूड मेटल। ठीक है, जब आप मेटल ओर में से एक्सट्रैक्शन करके मेटल जो आपने बाहर निकाला, ये मेटल प्योर नहीं है, दिस इज क्रूड मेटल। क्रूड बोले तो कच्चा है। ठीक है, इसको पकाना होगा, बोले तो यूज करने लायक बनाना होगा, समझ गए कि नहीं। तो क्रूड मेटल को आपको प्योर मेटल में कन्वर्ट करना होगा, समझ गए। व्हाट यू नीड टू डू इज क्रूड मेटल हैज टू बी कन्वर्टेड टू प्योर मेटल, समझ गए। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग दिस क्रूड मेटल इनटू प्योर मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्या कहते हैं? रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोल लीजिए, चाहे मेटल रिफाइनिंग कहिए। ठीक है, बतिया इज रिमेनिंग सेम, फाइन, नो इश्यूज। मेटल रिफाइनिंग या रिफाइनिंग ऑफ मेटल, क्लियर? ओके, सो मेटल रिफाइनिंग जो है वी कैन डू इट बाय 3 डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके हैं हमारे पास, बेसिकली 3 पढ़ेंगे। पहला जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। दूसरा जिसको हम कहते हैं जोन रिफाइनिंग, ठीक है, और तीसरा जिसको हम कहते हैं वैन आर्केल मेथड। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग एंड वैन आर्केल मेथड, क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग एंड
वैन एरकल मेथड। क्लियर है? ओके, सो आज के लिए हम क्लास को इतना ही, मेरा क्लास को रोकेंगे, ठीक है। विल कीप दिस मच ओनली फॉर टुडे। आप इसको लिख लेंगे, लिखने के बाद वी विल गो ऑन विथ ईच टर्म टुमारो। कल हम लोग जो है वो एक एक करके फिर से पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, जो मेन कॉम्प्लिकेटेड जो था वो हम लोग पार कर चुके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। वैसे हम देख रहे हैं कि आपका सब्र का बांध जो है वो टूटता जा रहा है, अदरवाइज़ इसको हम कंप्लीट कर सकते थे। फाइन है कि नहीं? इसको जल्दी लगा हुआ, पता नहीं कहाँ घर जाएगी। अरे चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। विल गिव दिस मच ओनली फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। यू जस्ट कंप्लीट आउट द नोट्स एंड यू सी इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ डाउट्स विल डिस्कस इट टुमारो। कल हम लोग इसको पहले कैरी ऑन करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टुवर्ड्स। फाइन, ओके ग्रेट। इसको हम लोग फिर से छाप लेंगे। ध्यान रखिएगा, मेटल रिफाइनिंग आप लिख लीजिएगा, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ प्योर मेटल इनटू, अरे घोची कर्ड नहीं है, क्रूड है, क्रूड मेटल टू प्योर मेटल। क्लियर? ओके।